जैसा आपने देखा है पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद दूसरी योजना को बल दिया गया है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स बहुत कारगर साबित हुई हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन योजनाओं को पहले भी लागू किया गया और हर क्षेत्र में इसका लाभ देखने को मिला है। आज सरकार ने भारत में विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको और ड्रोन इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, ड्रोन इंडस्ट्री to enhance India's manufacturing capabilities. और इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएलआई स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफी निर्माण करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैंपियन इंडस्ट्रीज को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि ये इंसेंटिव 26,058 करोड़ रुपए के अगले 5 वर्षों तक रहेंगे। इससे जहां एक और नई इन्वेस्टमेंट आएगी तो दूसरी और ये भी कहना चाहता हूं कि जो पहले की हमने पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को देखें, पीएलआई स्कीम्स को देखें, उसमें मोबाइल फोन्स पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, एपीआई पर, इनको पहले 2020 में अनुमोदित किया गया था और उसके उपरांत 2020 के बाद 10 और चयनित सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी गई थी। इनमें से 9 विस्तृत पीएलआई स्कीम्स को अनुमोदित अब तक किया जा चुका है और 10वीं आज आप सबके सामने मैंने उसका उल्लेख किया है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में इसका लगभग 35% योगदान है। ये रोजगार सृजन में अग्रणी है और अगर हम ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड की बात करें तो भारत का हिस्सा अगर वहां पर 2% है तो उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज की मांग और भविष्य की मांग को भी पूरा किया जाए, उस दृष्टि से स्थानीय बाजार के लिए भी इसको पीएलआई स्कीम को लाया गया है ताकि हमारी इंडस्ट्री को उससे बल मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में पीएलआई स्कीम में जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इंसेंटिव किया जाना जो इसमें प्रस्तावित है, वो इसलिए भी है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में है उसका भी हम उपयोग कर सकें। आज जितने ऑटो कंपोनेंट विदेश से आते भी हैं उसका भी निर्माण देश में हो। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देने की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर हम व्हीकल एक्सपोर्ट की बात करें तो $12 बिलियन का व्हीकल एक्सपोर्ट हम आज की डेट में करते हैं। कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम $15 बिलियन का करते हैं, लेकिन कंपोनेंट इंपोर्ट जो है $17 बिलियन का करते हैं। तो $17 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए उस दिशा में भी ये कदम होंगे। और कहीं ना कहीं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलता है,
मैन्युफैक्चरिंग यहां बढ़ती है तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्षेत्रों को भी बल मिलता है। वर्तमान में ऑटोमोटिव कंपनियों का या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे और ऐसी ऑटोमोटिव कंपनियां ही इसका लाभ लेने की पात्र होंगी जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट की निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगी। और ये शर्तें इस तरह से हैं, चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को 5 वर्ष में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा और जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनीज हैं उनके लिए लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए का रखा गया है। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित चैंपियन कंपनियों को 5 वर्ष में 250 करोड़ तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूं आपके ध्यान के लिए। चयनित चैंपियन ऑटो कंपनी जो है उनको 5 वर्ष में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए का होगा। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित कंपनियां जो हैं, चैंपियन कंपनियां जो हैं, उनको 5 वर्ष में 250 करोड़ का तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अब चयनित कंपनियों को उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स की बिक्री में वृद्धि की वैल्यू का एक निर्धारित प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा और ये इंसेंटिव 5 वर्ष तक मिलेगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए है। ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में मैं कहूंगा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी नया भी है लेकिन आज की मांग भी इसकी बड़ी और भविष्य की भी बड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं ऑटोमोबाइल का क्षेत्र भी हो या फिर हमारा ड्रोन का क्षेत्र हो, नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम इसमें दुनिया के मुकाबले में बराबरी पर खड़े हों। अगर आज आप देखें तो ड्रोन इंडस्ट्री की जो ओवरऑल ग्रोथ है आज के समय देखा जाए तो उसका टर्नओवर मात्र 80 करोड़ है, लेकिन इसमें जो इंसेंटिव दिया गया है वो 120 करोड़ है अगले कुछ सालों के लिए। इससे 2 बातें इनके लिए एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट यहां पर जो दी गई है उसमें ड्रोन के लिए जो वैल्यू एडिशन है उसको भी वैल्यू एडिशन जैसे बाकियों के लिए हम 50% पर देते हैं, यहां पर 40% उसको लिया गया है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पर भी दी गई है। और दूसरा जो पीएलआई का लाभ इसको मिलेगा, इसको वैल्यू एडिशन कांस्टेंट मिलेगी, बाकियों में तो कम होती चली जाती है साल दर साल, इसमें 20% लगातार उसको 20% पर मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ये उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट भी करके दी गई हैं। इससे पहले कि मैं माननीय टेलीकॉम मिनिस्टर को आगे कुछ कहने के लिए कहूं, मैं 1-2 बातों का उल्लेख आपके सामने जरूर कहूंगा, क्योंकि कई बार ये धारणा खड़ी की जाती है कि अगर ये नई स्कीम आ गई तो पिछली का क्या होगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि पहले से प्रभावी जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए जो 18,000 करोड़ रुपए की 18,100 करोड़ रुपए की जो योजना भी चल रही है वो भी, और फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिसको हम फेम स्कीम भी कहते हैं, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है। ये दोनों योजनाओं के साथ ये पीएलआई स्कीम जो है ये इसके साथ उसको भी बढ़ावा देंगे, इसका इंसेंटिव का लाभ भी उनको वहां पर मिलता रहेगा। जहां से एक और पर्यावरण की दृष्टि से हमें इसका लाभ मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, हाइड्रोजन सेल्स की बात हो, ये तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें सक्षम भी बनाएगा भारत को, और साथ ही साथ हमें नई टेक्नोलॉजी, नए कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और नए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको लाभ देगा। ड्रोन के लिए जो पीएलआई योजना है वहां 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। 1,500 करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन ये लाएगी ऐसा लगता है। जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूं, वो ऑटो के क्षेत्र में लगभग
5 वर्षों में 42,500 करोड़ से अधिक का नया निवेश लाएगी और 2.3 लाख करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन होगा इसके माध्यम से। और जैसा मैंने पहले कहा कि लगभग 7,60,000 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कौन कौन लोग इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें ऑटो ओईएम जो हैं उसके लिए भी, ऑटो कंपोनेंट वालों के लिए भी अलग अलग आपको पहले कहा गया है कि जो ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू उसका 10,000 करोड़ से ज़्यादा ऑटो ओईएम का होगा, वो इसके लिए क्वालिफाई रेवेन्यू के रूप में करता है। ऑटो कंपोनेंट के लिए मिनिमम 500 करोड़ रुपया उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए होगा ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू। और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ऑटो ओईएम के लिए 3,000 करोड़ रुपए का उसको रखा गया है और ऑटो कंपोनेंट के लिए 150 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें अधिकतर कंपनियां क्वालिफाई कर जाती हैं, जो टीयर 1 की एलिजिबल कंपनीज हैं वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके अलावा भी जो न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर्स हैं उसमें भी ग्लोबल नेटवर्थ जो है वो 1,000 करोड़ रुपया उसको रखा गया है। और जो मिनिमम न्यू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हैं वो मैंने आपके सामने रखी कि चैंपियन ओईएम के लिए 2,000 करोड़, चैंपियन ओईएम के लिए 1,000 करोड़, कंपोनेंट चैंपियन के लिए 250 करोड़, न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर के लिए ओईएम के लिए 2,000 करोड़, तो न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर कंपोनेंट के लिए 500 करोड़ रुपए की रहेगी। और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है उसके लिए भी अगर वो 2,000 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करता है, सेल्स करता है, तो उसको इंसेंटिव जो है वो लगभग 13% होगा। 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ तक की सेल करता है तो 14% इंसेंटिव होगा। 3,000 से 4,000 करोड़ तक की टर्नओवर करता है तो 15% इंसेंटिव उसकी डिटरमाइंड सेल वैल्यू पर होगा। 4,000 करोड़ तक करता है तो 16%। और इसी तरह से क्यूमुलेटिव डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू अगर 10,000 करोड़ रुपए की 5 वर्ष में होती है तो उसको एडिशनल 2% इंसेंटिव उस पर मिल पाएगा। इसके अलावा जो इंसेंटिव स्लैब हमने कंपोनेंट चैंपियन एंड न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, कंपोनेंट के लिए, उसमें जो 250 करोड़ तक की सेल्स करेगा उसको 8% इंसेंटिव है। 250 से 500 करोड़ करेगा तो 9% इंसेंटिव है। 500 से 750 करोड़ की सेल करता है तो 10% इंसेंटिव है। 750 तक का करता है तो 11% इंसेंटिव उस पर रहेगा। क्यूमुलेटिव डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू अगर 1,250 करोड़ 5 वर्षों तक होती है तो अतिरिक्त 2% उसको इंसेंटिव उस पर मिलने वाला है। बैटरी व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल कंपोनेंट बनाता है तो उनके लिए एडिशनल 5% का इंसेंटिव उस पर रहने वाला है। इससे हमारा बैटरी और पावर ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो, इसके लिए बल मिलेगा। तो आप कुल मिलाकर देखें तो भविष्य को ध्यान में देखकर और वर्तमान की जो हमारी मांग है उसको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है कि मेक इन इंडिया को बल मिले। आत्मनिर्भर भारत योजना को हम एक के बाद दूसरी योजनाओं को ऐसे लागू कर रहे हैं कि जहां प्रोडक्शन भी बढ़े, इंसेंटिव भी ज्यादा मिले और भारत की क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया गया। ड्रोन पर मैं एक बार आपको कहना चाहता हूं क्योंकि बिल्कुल नई फील्ड है। एक तरह से स्टार्टअप्स होंगी, एमएसएमईज इसमें होंगी, एमएसएमईज होंगी। तो इस इंडस्ट्री को भी हम दुनिया की ओर देखने की बजाय हिंदुस्तान में ही इसका निर्माण हो, इसके लिए हमने कहा है कि जो इंडियन एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं उनका मिनिमम एनुअल सेल्स टर्नओवर जो पीएलआई के लिए है वो ड्रोन के लिए 2 करोड़ का रहेगा और कंपोनेंट के लिए 0.5 करोड़ रहेगा। और इंडियन नॉन एमएसएमई है उसके लिए ड्रोन का 4% रहेगा, 4 करोड़ रहेगा और कंपोनेंट का 1 करोड़ रुपया रहेगा। तो इस तरह से एक तरफ रुपया है उनको इंसेंटिव 120 करोड़ रुपए तक मिलेगा। जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है उसके हम 5,000 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में इसमें निवेश की उम्मीद कर रहे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज में भी लाभ मिल पाएगा। ज्यादा समय न लेता हुआ मैं माननीय टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को अनुरोध करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बातचीत धन्यवाद मेरे वरिष्ठ साथी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी।
श्री एल मुरुगन जी, हेवी इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम और आईएनबी के सीनियर ऑफिसर्स और मीडिया के मेरे साथियों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स अप्रूव हुए हैं। इन रिफॉर्म्स में आऊं उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, जो प्रधानमंत्री जी का निवेदन है आप सबके जरिए देश के प्रति। आप सबने देखा कोविड के समय किस तरह से ट्रैफिक, टेलीकॉम ट्रैफिक, डेटा ट्रैफिक तेजी से शिफ्ट हुआ। जो पहले ऑफिसेज में होता था वो होम में गया, जो पहले अर्बन एरियाज में होता था वो रूरल एरियाज में गया, जो ट्रैफिक नहीं था वो ट्रैफिक भी नया जनरेट हुआ। ऐसे समय में जब देश भर में सब लोग परेशानी में थे, उस समय टेलीकॉम सेक्टर के बॉटम ऑफ द पिरामिड जितने एम्प्लॉयज थे, लाइनमैन, टेक्नीशियंस, रूट रेडियो सर्वेयर्स, जितने भी टावर ऑपरेटर्स, कॉल सेंटर में बैठे मेरे साथी भाई और बहन, इन सब ने जो काम किया, उस काम के लिए आप सब मिलके प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की तरफ से जोरदार एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें। बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपका ये अप्लॉज और आपका ये अभिनंदन जो आम कार्यकर्ता हैं, आम वर्कर्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में, उन तक पहुंचेगा। टेलीकॉम सेक्टर में आज 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अप्रूव हुए कैबिनेट में और 5 प्रोसेस रिफॉर्म्स अप्रूव हुए। ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के फ्रेमवर्क को चेंज करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को डीपन करने वाले हैं, इस इंडस्ट्री को ब्रॉडन करने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी से आप सबकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में जो चेंज आए, एक क्वालिटेटिव चेंज आए, उस क्वालिटेटिव चेंज के लिए मैं सबसे पहले आऊंगा एजीआर। आप सब जानते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक बहुत बड़ा कंटेंशियस मुद्दा रहा है, कई वर्षों तक हाईली लिटिगेटेड मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी ने आज एक बोल्ड डिसीजन लिया है और एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करने का फैसला आज किया गया है। जितना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है वो एजीआर से निकाला जाएगा। आप सबको पता है किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, जैसे रेलवे में, गैस अथॉरिटी में, पावर ग्रिड में प्रॉब्लम्स आई थी, कैप्टिव यूजर्स ऑफ स्पेक्ट्रम के ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी। उन सब प्रॉब्लम्स को एजीआर की डेफिनेशन को रैशनलाइज करके एक सेक्टर का बहुत बड़ा पुराना कंटेंशियस लिटिगेटेड इश्यू को आज सॉल्व किया गया है। दूसरा बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है। जितना लाइसेंस फी हो, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस हो, जितने भी तरह के चार्जेस थे, उन चार्जेस के पेमेंट पे एक हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी की रेजीम थी। इस रेजीम में सेक्टर में जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अनड्यू बर्डन पड़ जाता था। तो आज इसको एकदम रैशनलाइज किया गया है। जो मंथली कंपाउंडिंग होती थी इंटरेस्ट की, उसकी जगह एनुअल कंपाउंडिंग होगी। इंटरेस्ट रेट एक बहुत ही रीजनेबल MCLR प्लस 2% की इंटरेस्ट रेट अप्रूव की गई है, प्लस पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस सब से, इन दोनों फैसलों से टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के मार्ग प्रशस्त होंगे। और आप सब समझते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। तो जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा। स्पेक्ट्रम का आप सब जानते हैं कितना महत्व है, कितनी बड़ी ये नेचुरल रिसोर्स है। तो अब से एक स्ट्रक्चर में चेंज किया गया कि अब से जो फ्यूचर में ऑक्शंस होंगे उसमें 20 साल के बजाय 30 साल के स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन रहेगा, पहला। दूसरा, स्पेक्ट्रम किसी ने लिया, बिजनेस कंडीशंस चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उस केस में 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में आफ्टर पेइंग अ डिफाइंड सरेंडर अमाउंट, सरेंडर चार्ज, spectrum can also be surrendered. So this is a big flexibility given to the industry. साथ ही साथ इतनी प्रेशियस रिसोर्स जो कि स्पेक्ट्रम जैसी रिसोर्स है, उसकी शेयरिंग पे कोई बंधन न हो, उस पे
जो छोटी मोटी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, 0.5% SUC अधिक लग जाता था, फिर डिस्प्यूट रहता था कि किस पे लगेगा, पूरे की पूरी स्पेक्ट्रम पे लगेगा या उसी बैंड पे लगेगा, उन सबको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है और स्पेक्ट्रम शेयरिंग पूरी तरह से अलाउ कर दी गई है, पूरी तरह से फ्री कर दी गई है। जहां पर भी जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लगे कि पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा, यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा, वहां पे वो स्पेक्ट्रम का शेयरिंग करें। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI था पॉलिसी, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3 वगैरह, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और हम सबके जीवन से छूने वाले रिफॉर्म्स हैं, उन रिफॉर्म्स को मैं आपके सामने रखता हूं जो आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए। जब से टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल स्टार्ट हुआ, तब से हम सब ने जितने भी जब भी कनेक्शंस लिए तो हम सब ने कोई ना कोई फॉर्म भरा था। आश्चर्य की बात है, वो सारे के सारे फॉर्म फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। करीब करीब 300 से 400 करोड़ कागज ऐसे हैं जो कि आज वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने आज फैसला लिया है कि ये डिजिटल इंडिया का युग है। डिजिटल इंडिया के युग में इस तरह की एक आर्केइक सिस्टम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे फॉर्म्स को डिजिटाइज किया जाएगा। भविष्य में जितना KYC होगा वो सारा का सारा, जितना कस्टमर एक्विजिशन होगा वो सारा डिजिटल फॉर्म्स के माध्यम से होगा। कितना टेलीकॉम ऑपरेटर्स का हेडेक बचता है वो आप सब इससे समझ सकते हैं। दूसरा, ऑक्शन का एक कैलेंडर क्रिएट किया जाएगा जिससे कि सर्टेनिटी रहे इंडस्ट्री में when the auction is going to come. Mostly it will be held in the last quarter of a financial year. तो इस तरह से एक सर्टेनिटी रहेगी, so the industry will be able to plan और इसका एक रेगुलर सिस्टम बना रहेगा। जितना भी जब भी कोई मोबाइल कनेक्शन लेते हैं KYC करना होता है, तो छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इसका हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम पोस्ट पेड से प्रीपेड में जाना चाहें या प्रीपेड से पोस्ट पेड में जाना चाहें तो हमें फिर से KYC करना पड़ता है। वो सब चीजें KYC को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसी तरह से टावर सेटअप करना, हम सबको पता है कि टावर की जरूरत है, क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बढ़े उतना अच्छा है। टावर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता था काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, उसमें कई विभागों के अप्रूवल लगते थे, उस सबको एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टावर का अप्रूवल रहेगा और जितने भी 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन और JEC, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके DOT के पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ 1953 के कस्टम्स के नोटिफिकेशंस हैं जिसके कारण इंडस्ट्री को दिन रात प्रॉब्लम्स होती थी। हर तरह की चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वो पूरा का पूरा लाइसेंस राज एकदम फिनिश कर दिया गया है आज कैबिनेट मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी ने 1953 के कस्टम्स नोटिफिकेशन को अमेंड करना आज अप्रूव किया, जिससे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इक्विपमेंट्स खरीदने में, लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। साथियों, हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती है। 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G के बाद में अब 5G की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और संकल्प है और हम सबको लक्ष्य दिया है, हम सबको क्लियर मैंडेट दिया है। 4G और 5G का कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में डिजाइन किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगामी महीनों में BSNL हो और दूसरे नेटवर्क्स हो, इन सब में भारत की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। और न केवल भारत में डिप्लॉय किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे आज हम दुनिया भर से 4G और 3G और 2G की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम भारत से उसको एक्सपोर्ट करें। वो विजन हम लोगों के सामने है, उस पर हम सब काम कर रहे हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में कंपटीशन इंडस्ट्री में कैसे रहे, इंडस्ट्री में एक रोबस्ट हेल्दी कंपटीशन रहे,
और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की साइकिल है, इस इन्वेस्टमेंट की साइकिल को फैसिलिटेट किया जाए, बैलेंस शीट्स को डी स्ट्रेस किया जाए इंडस्ट्री की, उसके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी जितने ड्यूज हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के, उनके लिए 4 साल का मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है। इस 4 साल के मॉरेटोरियम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के रेवेन्यू को बचाना भी जरूरी है। तो मॉरेटोरियम जो भी अवेल करेंगे उनको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा मॉरेटोरियम वाले अमाउंट पे, विच इज MCLR प्लस 2%। इस इंटरेस्ट के साथ मॉरेटोरियम अप्रूव हुआ है। इससे इंडस्ट्री में जो स्ट्रेस है, जो कैश फ्लो सिचुएशन का इश्यू है, वो इंडस्ट्री में आज खत्म हो जाएगा इस फैसले से। और सबसे बड़ी बात, बैंक्स की बैलेंस शीट में जो एक्सपोजर था बैंक गारंटीज का प्लस टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, वो एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर प्लस टेलीकॉम सेक्टर, इन दोनों में आज एक बैलेंस शीट का इंप्रूवमेंट आएगा, कैश फ्लो का इंप्रूवमेंट आएगा, जो कि कैश फ्लो फिर 5G और 2G से 4G के अपग्रेडेशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। साथियों, मोदी जी की सरकार अंत्योदय की सरकार है। हमारा हमेशा एम रहता है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो वंचित क्षेत्र हैं, जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में किस तरह से यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस रहे। हम सब जानते हैं आज टेलीकॉम सेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आम आदमी कई बार बोलता है कि हमें नेटवर्क ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं जितनी नेटवर्क की ज़रूरत है, जहाँ पर भी आप फील्ड में जाएं।